नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 154 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली के प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिषीय उपाय से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊँगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष 2026 कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए इस पूरे ही वर्ष में जिससे आपका ये वर्ष बेहतरीन बन सके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में एक प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उसको इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है यह है ऋतिक कुमार राय जी। इन्होंने लिखा है कि अगर किसी इंसान का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो क्या वो तब भी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गायत्री मंत्र बोल के डुबकी मारने वाला प्रयोग कर सकता है? और हाँ, तो किन किन स्थान पे ये काम करना अच्छा है, किस तिथि पे करना चाहिए, ये किसी भी नदी में किया जा सकता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो यदि आप नित्य संध्योपासन करते हैं, यदि आप नित्य संध्या वंदन करते हैं, नित्य यदि आप गायत्री मंत्र का अधिकाधिक मात्रा में जैसे 3 माला, 7 माला, 11 माला जाप करते हैं, तब आपके लिए कंपल्शन हो जाता है कि आपको यज्ञोपवीत धारण करना होता है। फिर बिना यज्ञोपवीत धारण किए आपको गायत्री मंत्र का अधिकाधिक मात्रा में जाप करने से बचना चाहिए। लेकिन यदि आप, जैसे अब आप बोल रहे हो कि डुबकी मारने वाला प्रयोग, तो यदि आप 3 बार पढ़ रहे हैं, 7 बार पढ़ रहे हैं, 11 बार पढ़ रहे हैं, 21 बार भी पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए 1 माला भी यदि आप कर रहे हैं, रविवार के दिन कर रहे हैं स्पेशली, तो फिर कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि आप फिर यज्ञोपवीत धारण करके ही करें। ठीक है, वैसे नियम यही कहता है कि यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन यदि आप कम मात्रा में जप रहे हैं, पापों के प्रायश्चित के दृष्टिकोण से जप रहे हैं, सामान्य मंत्र जाप, सामान्य पूजा के दृष्टिकोण से यदि आप जाप कर रहे हैं, तो फिर आप कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, किस स्थान पे ये काम करना चाहिए? तो तीर्थादि नदियाँ जैसे गंगा नदी है, माँ नर्मदा नदी हैं, इन नदियों में जा करके आप बिल्कुल इस प्रयोग को कर सकते हैं। ठीक है, और किन स्थान पे करना चाहिए? तो कोई तीर्थ क्षेत्र हो, जैसे प्रयागराज में आप कर सकते हैं, संगम में, देवप्रयाग में कर सकते हैं, नर्मदा नदी के तट पर कर सकते हैं, मतलब किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको नदी का तट मिल रहा है और वो तीर्थादि क्षेत्र इत्यादि है, तो वहाँ पे आप इस काम को कर सकते हैं। किस तिथि पे करना चाहिए? तो देखिए, अच्छे जब योग आते हैं, संयोग आते हैं, उस समय आप कर सकते हैं। मकर संक्रांति अभी गई, इस समय किया जाता है, अमावस्या के दिन किया जाता है, शनि अमावस्या के दिन किया जाता है, चाहे तो किसी भी दिन कर सकते हैं और ऐसा कोई स्पेशल तिथि का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप स्पेशल तिथियों में ही चाहते हैं तो जो तिथियां मैंने बताई इसमें आप कर सकते हैं। किसी खास मुहूर्त में, किसी अच्छे समय पे, जब गोचर में ग्रहों की स्थितियां अच्छी बनती हैं, इस समय पर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और किसी भी नदी में किया जा सकता है, हाँ, किसी भी नदी में कर सकते हैं, क्योंकि सभी नदी कहीं ना कहीं जो बहती हुई नदियाँ हैं, स्पेशली जैसे गंगा है, नर्मदा है, इनकी धार्मिक मान्यता बहुत अधिक है। उन नदियों में आप करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ देखने में मिल जाएगा, तो बिल्कुल किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो है यह है विक्रम जी। इन्होंने लिखा है विवाह में विलंब के योग कुंडली में कौन से होते हैं? देखिए, ऐसा एक योग पर हम इसको नहीं डाल सकते हैं कि विवाह में विलंब के योग क्या होता है। कुछ जनरल योग तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वहां से विवाह का विचार किया जाता है। सामान्य सूत्र ये कहता है कि यदि लग्न से या सप्तम भाव से शनि का संबंध बन रहा हो, शनि वहाँ बैठे हों, शनि वहाँ पर दृष्टि डालते हों, तो जातक का विवाह विलंबित होता है। सप्तम भाव के स्वामी यदि शनि के घर में बैठे हों या शनि के नवांश में बैठे हों तो जातक का विवाह विलंबित होता है। सप्तम भाव के स्वामी के साथ में यदि शनि बैठे हों या सप्तम भाव के स्वामी को यदि शनि देखते हों तो जातक का विवाह विलंबित होता है।
लग्न में शनि बैठे हों, लग्नेश के साथ शनि बैठे हों, लग्नेश पर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो भी जातक का विवाह विलंबित होता है। नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में शनि बैठे हों या नवमांश कुंडली के सप्तम भाव को शनि देखते हों तो जातक का विवाह विलंबित होता है। नवमांश कुंडली के लग्न, लग्नेश, सप्तम भाव और सप्तमेश पर यदि शनि की दृष्टि हो या शनि इनसे युति बनाते हो तो जातक का विवाह विलंबित होता है। देवगुरु बृहस्पति को विवाह कराने वाला ग्रह बोला गया है। यदि देवगुरु बृहस्पति शनि की राशि में बैठे हैं या शनि के नवांश में बैठे हैं या फिर शनि से युत हैं या शनि के साथ में दृष्ट हैं तो जातक का विवाह विलंबित होता है। शुक्र को दाम्पत्य सुख का कारक माना जाता है। यदि शुक्र पर शनि की दृष्टि हो, शुक्र के साथ में शनि की युति हो तो भी जातक का विवाह कुछ हद तक विलंबित हो जाता है। तुला राशि जो कि कालपुरुष की कुंडली के सप्तम भाव में आती है, यदि यह राशि आपकी कुंडली में पीड़ित है, नवमांश कुंडली में तुला राशि यदि पीड़ित है तो भी जातक का विवाह कुछ हद तक विलंबित हो जाता है। ये अब सामान्य सूत्र हैं, इन सूत्रों को आप लगा सकते हो। इसके बाद भी मल्टीपल सिनारियोज कुंडली को देख करके निकलते हैं तो ये संपूर्ण जन्म कुंडली अध्ययन का विषय है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है यह है प्रिया जी, इन्होंने लिखा है सपनों और घटनाओं का ग्रहों से कोई संबंध होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल होता है। देखिए क्या होता है, जब आप सो रहे होते हैं तो उस समय पर बहुत सारी तरंगें, बहुत सारे वातावरण के रेडिएशंस आपके ऑरा से, आपके आत्मा के साथ में संबंध बनाने का प्रयत्न करते हैं। वो आपसे रिलेशंस बनाते हैं, वो आपसे कनेक्ट करते हैं और जो भी आपकी आत्मा है, जो भी आपका ऑरा है, वो आपकी जन्म कुंडली के ग्रह, आपकी दशाओं पर निर्भर करता है क्योंकि उन ग्रहों के आधार पर, उन ग्रहों की दशाओं के आधार पर आपके कर्म होंगे, उसी के हिसाब से आपका ऑरा विकसित होता चला जाएगा। तो बिल्कुल सपनों का और घटनाओं का ग्रहों से बिल्कुल संबंध होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशा इत्यादि अच्छी चल रही है तो देखने में आता है कि आपको ऐसे सपने आते हैं जो कि बहुत शुभ हों। जैसे सपने में शिवलिंग का दर्शन होना, शिवलिंग में आप अपने आप को मंदिर में दर्शन करते हुए देख रहे हैं, शिवलिंग में किसी भी ईश्वर का दर्शन करना, ईश्वर के द्वारा किसी चीज़ की आपको प्राप्ति हो जाए, इस तरह के सपनों को शुभ माना जाता है। वहीं यदि आप सपने में स्वयं को कुछ खाते हुए देखते हैं, स्पेशली दाल चावल खाते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को प्रदर्शित करता है। तो इसके भी योग आपकी जन्म कुंडली और आपकी ग्रह दशाएं बता देती हैं। तो जिस तरह के आपके ग्रह और आपकी दशाएं हैं उसके अनुसार ही आपको स्वप्न आते हैं। दूसरी चीज़, जन्म कुंडली के 12वें भाव से नींद का, तो 12वें भाव से ही स्वप्न का विचार किया जाता है। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ग्रह किस तरह का फल देते हैं स्वप्न के माध्यम से, ये एक पूरा चर्चा का एक बृहद विषय हो सकता है। और एक प्रश्न है, यह रेखा जी, इन्होंने लिखा है कुंडली में शत्रु और मित्र ग्रहों की पहचान कैसे होती है? देखिए इसको डिसाइड करने के 3 तरीके होते हैं। ये मैंने बहुत पहले वीडियो बना करके बताया हुआ है। आप चैनल में जब बेसिक टू हाई लेवल एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसका संपूर्ण वीडियो देखने में मिल जाएगा। पहला होता है नैसर्गिक मैत्री। ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता होती है कि नेचुरली एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को किस तरह से कंसीडर करता है। क्या वो एक ग्रह दूसरे ग्रह को अपना मित्र मानता है, अपना शत्रु मानता है, या उससे समभाव रखता है, न्यूट्रल रखता है। दूसरी होती है तात्कालिक मित्रता। ये जन्म कुंडली पर निर्भर करती है कि जन्म कुंडली में प्लैनेट्स किस तरह से बैठे हैं। और तीसरी होती है पंचधा मैत्री, जो कि तात्कालिक और नैसर्गिक को मिलाकर के बनाई जाती है, जिसको कि पंचधा मैत्री कहते हैं, जिसको फलकथन के समय पर यूज किया जाता है। सामान्यतः कुंडली में यदि जो भी ग्रह आपके लग्नेश के मित्र हो रहे होते हैं वो आपकी जन्म कुंडली में मित्र कहलाते हैं, और जो ग्रह आपके लग्नेश के शत्रु हो रहे होते हैं वो आपकी जन्म कुंडली में शत्रु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेष लग्न की यदि कुंडली है तो आपके लग्नेश मंगल बन गए, तो अब आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये 4 ग्रह आपके लिए मित्र होंगे क्योंकि ये चारों ही ग्रह लग्नेश मंगल के मित्र हैं। वहीं पर यदि आप देखते हैं तो बुध, शनि, राहु, ये आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अकारक या शत्रु माने जाएंगे। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये लग्नेश मंगल के शत्रु होते हैं। ये होती है ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता। वहीं पर तात्कालिक मित्रता का विचार इस तरह से किया जाता है कि जैसे यदि आप किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देख रहे हैं, उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में आपने देखा उदाहरण के तौर पर कि पंचम भाव में सिंह राशि बनी हुई है। अब पंचम भाव में सिंह राशि बनी हुई है तो पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठा है वो अपने राशि के स्वामी से किस तरह की मित्रता रख रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि शनि पंचम भाव में सिंह राशि में जाकर के बैठ जाएं तो वो सूर्य के साथ में तो शत्रुता रखते हैं, तो शनि को हम शत्रु राशिस्थ बोलेंगे नैसर्गिक मित्रता के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यदि सूर्य जन्म कुंडली के चौथे, तीसरे या दूसरे घर में हो या शनि से 6वें, 7वें या 8वें घर में बैठे हों तो ये तात्कालिक रूप से मित्र हो जाएंगे। और नैसर्गिक में शत्रुता, तात्कालिक में मित्रता मिलकर के जब शत्रु और मित्र मिलेंगे तो कहीं ना कहीं सम की स्थिति पंचधा मैत्री में देखने में मिलने वाली है। तो इस पर एक पूरा बृहद वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आप प्रॉपरली इसका निर्धारण
कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 154 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।